हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी जिसके हवाले से बात करनी है। एक तो ये है कि इंडिया के हवाले से ये खबरें आ रही कि क्या वो ग्लोबल पावर या ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है और चाइना को टेक ओवर कर सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो इंडिया का स्टेट है मणिपुर, वहां पे काफी दिनों से एक वायलेंस वाली मूवमेंट है। अब पता नहीं क्या है, लेकिन खबरें ये आ रही होती है इंडियन मीडिया में भी, बाकी इंटरनेशनल मीडिया में भी, कि वहां पे बहुत सारे फसादात हुए। इसके पीछे क्या है, वजूहात क्या इस सारी इशू के पीछे, और हुकूमत ने अभी तक क्या एक्शन लिया। दूसरा, यूक्रेन के हवाले से खबरें हैं कि वेस्ट ने कहा है कि हम उनको F-16 देंगे, तो रशिया का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, कोशिश करेंगे इसको समझने की। और इसके साथ साथ तैयब उर्दवान प्रेसिडेंट बने एक दफा फिर टर्की के, जिसको आजकल तुर्किया भी कहा जाता है, और सऊदी अरेबिया और चाइनीज जो है आपस में जो ब्रिक्स बैंक है उसके हवाले से उनकी बातचीत चल रही है। तो क्या हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सारी टॉपिक्स हैं हमारे, और बात करने के लिए यकीनन आप सबके जाने पहचाने जो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर खान साहब, यानी डॉक्टर मुक्तदर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, खानवर्सेशन के नाम से वो अपना शो करते हैं, और मुख्तलिफ फोरम्स पे आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। डॉक्टर साहब, एक चीज स्टार्ट इसी से लूंगा कि इंडिया के हवाले से मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उसमें यह था कि जी इंडिया टेक ओवर कर सकता है चाइना को, और ग्लोबल जो पावर है या ग्लोबल सुपर पावर वो बन सकता है। क्या रियलिटी है इसके पीछे? चाइना भी एक मजबूत मुल्क है, लेकिन हाँ, इकोनॉमी डाउन हुई है। बहुत सारी चीजें हमने देखी लास्ट कुछ 3-4 ईयर्स में कि उसकी वजह से चाइना नीचे गया, लेकिन बहरहाल अभी भी एक ऊपर वाली स्टेज पे, यानी टॉप 3 में मौजूद है। क्या रियलिटीज क्या है इसके पीछे? देखिए, दो तीन चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया इज ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इट इज ऑलरेडी ए मेजर पावर। इंडिया इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट्स ए न्यूक्लियर पावर। दुनिया में सिर्फ 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया इज वन ऑफ देम। इट हैज अ ह्यूज आर्मी, ह्यूज रिसोर्सेज वगैरह, और इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ तकरीबन। लोग जब हम बच्चे थे तो हम एक जोक सुना करते थे हैदराबाद में कि ये मेरे दोस्त हैं, इनके 5 बेटे हैं। अच्छा, 5 बेटे हैं, माशाल्लाह। आपके बच्चे, क्या नाम है आपके बच्चों का? तो कहते हैं कि इसका नाम माजिद है, इसका नाम साजिद है, इसका नाम वाजिद है, इसका नाम मोहम्मद है, और जो 5वां है उसका नाम मैंने चैंग रखा है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये अच्छे नाम रख के फिर ये 5वें का नाम चैंग क्यों रखा? इधर मैं पढ़ रहा था अखबार में कि एवरी 5th पर्सन इज ए चाइनीज। तो तो मैंने ये नाम रख लिया। हाँ, तो उसने का नाम 5वें का नाम चैंग रख दिया था। तो एवरी 5.7 पर्सन इन द वर्ल्ड नाउ इज एन इंडियन। मतलब हर छठा पर्सन इंडिया दुनिया में अब इंडियन है, और चाइनीज हैज बिकम लेस देन दैट। और आइंदा 30-40 साल में चाइना की पॉपुलेशन इतनी तेजी से कम होने वाली है कि इट इज गोइंग टू गो बिलो 1 बिलियन। चाइना इज 1.3, इंडिया इज 1.4 प्लस, और चाइना इज अबाउट 1.4। तो इट इज एंड ऑफ द सेंचुरी तक चाइना का पॉपुलेशन 700 या 800 बिलियन हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। इट विल बी बिलो a billion. India will go up to 1.6. It is quite possible कि इंडिया will have 1 billion more people than China. Okay, yes. ठीक है। So, और जो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन डिवीजन से ये होता है कि मार्केट बड़ी हो जाती है, यू हैव अ बिग लेबर फोर्स, और अगर आप वेल गवर्नड है, मैनेज्ड हैं, तो मतलब इन द पास्ट पॉपुलेशन गुर्बत का सबब थी ना, लेकिन अब इट विल बिकम एन इकोनॉमिक ड्राइवर। क्योंकि आपके मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एक्सपोर्ट्स। अगर आपका पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के करीब है, घर में ही बेच के यू कैन मेक मनी एंड यू कैन प्रॉफिट, यू हैव अ ह्यूज मार्केट एट होम। खासतौर से अगर आपकी मिडिल क्लास तेजी से बढ़ने लगी तो खर्चे वगैरह ये चल जाते हैं। मैं अभी आपसे बात करने से पहले रोहित शर्मा के साथ बात कर रहा था अबाउट पाकिस्तान PIA के बारे में।
तो मुझे सबसे बड़ा शॉक ये हुआ कि पीआई के पास सिर्फ 31 प्लेन्स है, यस, जस्ट 31। और यहाँ पे इंडिया में दो एयरलाइंस है जिन्होंने अभी 400 से ज्यादा 500 के प्लेन्स ऑर्डर किए हैं, यस, राइट। एक बिल्कुल। तो टाटाज ने, और वो दूसरी मुझे याद नहीं है उसका नाम। इंडियन एयर ने किया था। हाँ, सो द रीजन व्हाई दे डिड दैट इज बिकॉज के पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के पास पैसा है, एंड दे आर फ्लाइंग। मार्केट है। मार्केट है, so that is growth driven by domestic consumption. Most बिल्कुल of the ठीक। flights are domestic flights. Even जो international flights है वो भी इंडिया का diaspora is coming to India from various parts of the world. So एग्जैक्टली। so population wise India is going to grow. India is going to be a major power. इसमें कोई शक की बात नहीं है। The सवाल ये उठता है, will it be number one or not? या मेरा बायस अब जाहिर हो जाएगा। सवाल उठता है when it will be number one. ओके। ठीक है, तो देखिए आइंदा 4-5 साल के बाद ये जर्मनी जापान पीछे हो जाएंगे, बिल्कुल सर, नो डाउट अबाउट बिल्कुल सही। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि एक ही साल में ना, एक ही झटके में दोनों पीछे हो जाए। बोथ आर इन $4 ट्रिलियन इकोनॉमीज नाउ। जापान इज क्लोज टू 5, so India will cross at some point and become a $6 ट्रिलियन, या 2030 तक हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 2035 तक it will be the third biggest economy. Predictions ये है कि 2075 में इंडिया will become second. ओके। And यूएस के बाद। US will become third. ओके। China, मतलब at some point China by 2040 will overtake the US. So it will be China, US, India, and at around 2075 India will overtake the US and become second. ओके। But हमेशा याद रखना, ये जो predictions और forecast है ना, इट इज भाई इट्स लाइक क्रिकेट। भाई आपने पहले मैच में 40 बनाया, दूसरे मैच में 50 बनाया, तो इसका मतलब नहीं है कि तीसरे मैच में आप 60 बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। सो इफ असम्पशन ये है कि भाई इफ इट कंटिन्यूज द वे इट इज कंटिन्यूइंग लाइक दिस, 2075 में इट विल बी चाइना, इंडिया एंड द यूएस। एट सम पॉइंट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक चाइना। लेकिन कई चीजें हो सकती है। अगर अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है एंड इंडिया स्टेज आउट ऑफ इट, तो वो दो मुल्क दे विल सफर एंड इंडिया विल गेन। ओके, सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन चेंज द फोरकास्ट। सो वो जो आर्टिकल था जो वी वर डिस्कसिंग वाज बेसिकली ट्राइंग टू रेज द इशू, ग्रोथ पैटर्न्स के बारे में। इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर देन चाइना, एंड यू मस्ट आल्सो रियलाइज के इंडिया की जो $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इफ इट इज ग्रोइंग एट 6%, लेट्स से कि 4 ट्रिलियन डॉलर है इंडिया की इकोनॉमी, 6 या 7% से भी ग्रोथ करती है, तो इट इज एडिंग 280 बिलियन। चाइना की 17 ट्रिलियन है, बिल्कुल, ग्रोइंग एट 5, 17 टाइम्स 5 कर ले, बिल्कुल 85 हो गया, 85, 850 बिलियन से ग्रो कर रहा है। So even though it is growing at a percentage-wise rate, it's adding more billions to its size. यानी in terms of billions gap बढ़ रहा है इंडिया चाइना के बीच में। It's not, gap is not reducing, the gap is increasing at the current growth rates ना। अभी जो forecast है, India is around 6.5, 6.7 कह रहे हैं बाज लोग, and China is around 5, 5.5. So China in absolute numbers is growing faster than India. So, but India has some advantages. सबसे बड़ा advantage इंडिया का population में youth है। yes. बच्चे हैं, बड़े होके काम करेंगे। बिल्कुल। चाइना के लोग बुढ़े हो गए, बिल्कुल, and they are retiring. But China has an advantage in terms of labor participation. ये मैंने दूसरे शोज पे भी कहा, इंडिया का women's participation in the labor force बहुत गिर गया है, 23% हो गया है। yes. यानी 77% of workable Indian women are not in the job. Labor, they're not working, they're sitting at home. और चाइना का 52% है। बिल्कुल। So the public is productive. The productivity per person is higher in China. जो GDP होता है ना आपका, it is an indirect measure of productivity. इंडिया का GDP is 2,500, चाइना का 10-12 हज़ार। हर बंदा इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। So eventually India will catch up and overtake China. That is my prediction. But उसके लिए हर चीज़ स्टडी हो। India has had a very good run. 1991 से लेके अभी तक
India has had a very steady growth, या right? पहले 9-10% बिल्कुल था, फिर भी 5-6%। कोविड में थोड़ा सा डिप हुआ, बस सारी दुनिया डिप हुई। बिल्कुल हुआ यस इंडिया रिकवर्ड फ्रॉम कोविड फास्टर देन चाइना। चाइना तो बहुत देर तक, अभी तक बिल्कुल more than अभी तक 6 है हाँ। बिल्कुल So in that sense India is having, but इंडिया में ज्यादा फॉल्ट लाइन्स है बनिस्बत चाइना के। चाइना का थ्रेट एंड डेंजर्स आर एक्सटर्नल ना, कि वो हिमाकती से कोई जंग ना वो शुरू करते हैं ताइवान बिल्कुल को लेकर, राइट? जी फिर जो यूक्रेन में जो रशिया का हाल हो रहा है, रशिया इज गोइंग टू रिग्रेट व्हाट इट डिड इन यूक्रेन। कितना अगर बड़ा वो, ब्लंडर कर लिया मतलब इट इज बेसिकली इन्होंने जाकर सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल हो रहा है, एंड सो इट यस इट इसकी नतीजा ये होगा कि इट विल बिकम अ pariah state forced by the international community to rebuild Ukraine first। बिल्कुल यूक्रेन को पहले यस रिबिल्ड करना पड़ेगा उसको, एग्जैक्टली या नहीं तो वो चाइना का चमचा बन के रह जाएगा हमेशा के लिए, टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनेशनल सैंक्शंस वगैरह। बिल्कुल सही बिल्कुल तो चाइना भी ऐसी गलती कर सकता है, ये जो कॉन्स्टेंटली ना वेस्ट खत्म हो गया, वेस्ट खत्म हो जा रहा है, अमेरिका खत्म हो गया, ये जो बेकार बातें कर रहे हैं ना, वो रशिया इज लर्निंग द लेसन दैट इट इज नॉट ओवर। अमेरिका कैन, एग्जैक्टली देखिए रशिया का एनुअल बजट इज $70 बिलियन से लेके $80 बिलियन तक है, डिफेंस बजट। बिल्कुल बिल्कुल यूएस हैज गिवन मोर देन दैट टू यूक्रेन इस साल। यूक्रेन को 100 बिलियन से ज्यादा पैसे दे दिया, यानी रशिया के डिफेंस जबरदस्त बजट से ज्यादा अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, फिर बिल्कुल यूरोप ने भी दिए, जापान ने भी दिए, जर्मनी, कई कंट्रीज दे रहे हैं ना। सो दे बिल्कुल आर, सो इन अ सेंस यूक्रेन इज आउटस्पेंडिंग रशिया ऑन डिफेंस। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बिल्कुल So सही if China gets into trouble with the West, China का भी यही हाल होगा, it will be alone or with Russia, but it's not going to have the world with us, but US will have the whole of Europe। सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा और यूएस और यूरोप तो खैर जिस इशू के जी ना, ऊपर भी होता है वो गलत हो या सही हो बल्कि मैं हार्ट टाक का एक क्लिप देख रहा था किसी साउथ अफ्रीकन के साथ आया था अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है लेकिन उन्होंने फिर खैर उनको अच्छा खासा धोया है हालांकि हार्ट टाक का जो एंकर है बड़ा तगड़ा किस्म का आदमी और उसने फिर उनको अफगानिस्तान लीबिया इराक वो सारा कुछ पूरा जिसे कहते हैं कि लाइन में गिनवाया उनको कि यार आप लोग बात करते हो कि ह्यूमन राइट वायलेशन क्या होती है और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो दुनिया में कि आप बहुत ज्यादा सबसे बड़े अलंबरदार हो खैर एनीवे सर मणिपुर एक स्टेट है इंडिया का जी लास्ट कई दिनों से बल्कि शायद महीना होने वाला है कि वहां पे फसादात फूटने क्या रीजन क्या है इसके पीछे कि मतलब एक और इतने बड़े लार्ज स्केल पे कि इतने लोगों की जाने गई और कर्फ्यू भी है फिर कंट्रोल भी नहीं है बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि जो लड़ रहे थे फोर्सेस के खिलाफ उनको मारा भी है लेकिन फिर भी हालात अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से और प्रेसिडेंट साहब से वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो मिलना चाहते हैं कि यार हालात आउट ऑफ कंट्रोल है क्या हुआ है वहां पर ऐसा मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर अमित शाह इज राइट नाउ इन मणिपुर। जी वो इम्फाल गए हुए हैं वहां पे। मेरे फादर 6-7 महीने इम्फाल में सर्विस कर चुके हैं, ही वाज इन द ओके मिलिट्री, तो वहाँ पे, तो इम्फाल का नाम मैं बहुत सुनता था जब मैं छोटा था बिकॉज माय ओके फादर वाज वर्किंग देयर। मैं अपने ननियाल में माँ के साथ होता था जब। जी जी सो ही इज देयर इन मणिपुर। और देखिए 9-10-11 मई के करीब प्रोटेस्ट शुरू हुए, और आई विल एक्सप्लेन कि क्या है वो प्रोटेस्ट, बट वहाँ पे जी कुछ झड़पें हुई, फिर उसके बाद संडे को यहाँ पर झड़पें हुई, जी और उसका नतीजा ये है कि 75 लोग मारे गए हैं, जी और कहते बिल्कुल हैं कि हजारों घर जला दिए गए, मोटरसाइकिल जला दिए गए, चर्चेस जला दिए गए, मंदिरें जला दिए गए, जी और जो है सो 20-25 हजार लोग डिस्प्लेस्ड हो गए इंटरनली, यानी बेसिकली अपने गांव से मजबूरन उनको भगा दिया गया, क्योंकि गांव भी जला दिए गए पूरे बिल्कुल के। जी सो वहाँ पे 2 कम्युनिटीज हैं, एक आई डोंट नो वो प्रोनाउंस कैसा करते हैं, मेटी या माइटी, ओके और एक कुकी। ओके तो जो माइटी है वो हिंदू मेजॉरिटी है, राइट और कुकी जो है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। ओके माइटी जो है वो वैलीज में रहती है, और कुकीज जो हैं वो पहाड़ों पे रहते हैं। ओके तो इनसे पहले भी वहाँ पे कुकीज की इंसर्जेंसी चली है कई बार, तो कुछ माहदे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ऑपरेशंस वगैरह। और मेरे वालिद साहब
वुड नॉट ड्रिंक, वो कभी अल्कोहल वगैरह नहीं पिए, लेकिन ओके जब वो फौज में थे तो उनको मिलती थी। तो ही सेज कि मैं वो शराब ये इंसर्जेंट्स को दे देता था ताकि जी ही वाज एन इंजीनियर, तो वो मतलब ही वाज नॉट एन इन्फेंट्री, वैसा लड़ने वाले जी नहीं, वो बिल्ड करते थे चीज़ें। तो ही सेज मैं अपने कोटे की शराब उनको दे देता था जी ताकि वो मेरे जो इंजीनियर्स वगैरह जो मेरे साथ काम करते हैं उनको तंग ना करें। जी सो बिल्कुल पुरानी इंसर्जेंसी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 60s में भी चल रही थी ये इंसर्जेंसी, राइट 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 मणिपुर उस वहाँ पे नागालैंड वगैरह। सो देयर आर लॉट्स ऑफ देयर, पूरा नॉर्थ ईस्ट काफ़ी एक हद तक क्वाइट अनस्टेबल रह चुका है इन द पास, और मणिपुर जी के बॉर्डर पे म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ दिस रेफ्यूजीज आ रहे हैं, देयर आर राइट लॉट ऑफ टेंशंस चल रहे जी हैं जी वहाँ। बिल्कुल इंडिया ने एक सबमरीन भी तोहफतन दिया म्यांमार को टू स्टेबलाइज मणिपुर। ओके हाँ, और इंडिया ने रोहिंग्यास के मसले पर म्यांमार के खिलाफ ज़्यादा इंटरनेशनली कोई कदम नहीं उठाए, बिकॉज हाँ दे आर कंसर्न अबाउट द बॉर्डर बिटवीन मणिपुर एंड म्यांमार। ओके तो अब जो कुकी जो क्रिश्चियंस पहाड़ों में हैं और जो माइटी जो लैंड में है, माइटीज आर हिंदू मेजॉरिटी, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है मणिपुर में। तो ये जो कुकीज हैं उनको स्टेटस दिया गया है एसटी का। आर यू देयर सर, या हम कट गए ना? तो एसटी का स्टेटस दिया गया, यानी इंडिया में जो रिजर्वेशंस हैं शेड्यूल्ड कास्ट के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशंस मिलते हैं, ओके यानी पढ़ाई में और उनको जो है सो जॉब्स वगैरह में दे हैव बेनिफिट्स हैं। तो अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो माइटीज हैं उनको भी वो एसटी का स्टेटस दे देंगे, ओके शेड्यूल्ड ट्राइब। सो राइट बेसिकली जो प्रिविलेजेस जो कुकी के पास थे दे आर गोइंग टू लूज इट, लेकिन वन ऑफ द प्रोविजंस जो वो स्टेटस से मिलता है अपेरेंटली, राइट उसे जमीन ओन करने की राइट्स मिल जाते हैं। तो सही जो कुकीज हैं वो डरे हुए हैं कि जो पहाड़ों में उनकी जमीनात है वो माइटी ले लेगी अंडर दिस ओके न्यू सही ट्रांजिशन। सही वी सही डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट वो डरे हुए हैं। प्लस दे आर आल्सो फीलिंग कि अब हमको भी जॉब्स नहीं मिलेंगे, ये तो हिंदू है, इनको ज्यादा मिल जाएंगे जॉब्स वगैरह। सो देयर इज ए टेंशन हो रहा है। उसकी प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट के बाद ये लड़ाई शुरू हो गई, और जो जो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने 40 इंसर्जेंट्स को भी मार दिया है। अब ये नहीं बताया कि पिछले हफ्ते से मारा है या पिछले महीने से मारा है या पिछले जी 5 साल में मारा है, हाँ बट बिल्कुल 40। और कह रहे हैं कि इंसर्जेंट्स आर वेरी वेल आर्म्ड, उनके पास क्लैशनिकोव्स वगैरह भी हैं। सो वेयर आर दीज वेपन्स कमिंग फ्रॉम? सो देयर आर सर लॉट ये ऑफ दीज। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेपन्स कहाँ से आते हैं कि मतलब चाइना या कोई इस तरह के लोग वो कर सकते हैं उनको सपोर्ट या कोई और दैट्स द पिंक एलिफेंट इन द रूम कि ओके कोई फाइन डिस्कशन नहीं है, बट आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम म्यांमार, नॉट ओके not so much from China, चाइना but it is an opportunity. देखिए, अगर ये इंडिया जल्दी से ये मसले को हल नहीं करते ना, this could become another कश्मीर। ओके राइट म्यांमार राइट में राइट चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मोर देन इंडिया। अच्छा हाँ हाँ, ये इंटरनेशनल सैंक्शंस वगैरह से तो बचा के इनको रखे हुए हैं। मेरे पास आते हैं ना समर में, हर साल मैं लेकर आता हूँ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्कॉलर्स को फॉरेन पॉलिसी पढ़ाने के लिए। स्टेट ओके डिपार्टमेंट का जी जी बड़ा ग्रांट है हमारी यूनिवर्सिटी के पास। तो 2 साल पहले एक एक म्यांमार के आए थे डिप्लोमेट यहाँ पर मेरे साथ, वो वी केम क्वाइट फ्रेंडली ओके थे। तो वो मोर और लेस इंडियन ओरिजिन के, ही वाज प्रैक्टिसिंग हिंदू रिलीजन, ओके लेकिन हिंदी हिंदी कुछ नहीं आती थी। चाइनीज बड़े फ्लुएंट बोलते थे। वो हंस के मैंने चाइना जाकर मैं उनसे पूछा था, ओके चाइना क्यों जाते हो आप, कि मजबूरन चाइनीज सीखना पड़ा। हंस के वो मतलब he hinted कि there was more collaboration that we even know between Myanmar and China। और रोहिंग्या के मसला, अब तो मिलिट्री जनता आ गई है वहाँ पर, उनको प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। यहाँ पे म्यांमार एक्ट भी पास किया गया अमेरिका में। सो 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 म्यांमार could be the source of those weapons। मुझे नहीं पता where they are coming, but I will try and take a look at it। but ये सिचुएशन सीरियस है। अमित शाह वहाँ पहुंचे हैं, and let's see what he does। ओके और ये राइट इंडिया में ये जो रिजर्वेशन का जो गेम चल रहा है ना, कास्ट बेस्ड चीजें, उसमें ये होता है कि स्टेट
एक कम्युनिटी को फेवर करती है, फिर दूसरे को नहीं करती, उससे रिजेंटमेंट पैदा हो जाते हैं। हालात ज्यादा फिर बिल्कुल। कर्नाटका इलेक्शन से पहले जो बीजेपी ने किया कि जो मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस थे कर्नाटका में, उनके पास 4% रिजर्वेशन था, तो मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस से लेकर वो हिंदू बैकवर्ड क्लासेस को दे दिए उन्होंने वो 4%। अब वो कोर्ट में जा रहा है, वो द कोर्ट विल डिसाइड वेयर इट गोज, लेकिन इलेक्शन में तो दे मे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट ना। तो इस तरह की चीजें बेनिफिट जो स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, रिसोर्सेस और प्रिविलेजेस है, उसके ऊपर वो लड़ रहे हैं। और बट द क्वेश्चन इज कि हथियार कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल मेरे ख्याल में अगर वो चीज़ नहीं रुकेगी तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। और आपका ये पॉइंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर की तरह कश्मीर के साथ तो चले पाकिस्तान का बॉर्डर और कहते हैं कि जी पाकिस्तान कर देता है, अब बेहतर ही आई जी। हथियार के साथ पैसे भी आते हैं ना। सो तो अगर आप पैसे सिर्फ हथियार तो नहीं काम चलता हथियार से। so then you hire people, no? And you pay them. So for example, जो लोग आईसिस वगैरह में ज्वाइन करते थे उनको अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती थी, पता है आपको, $2-3 हज़ार पर मंथ वगैरह। So ये पैसे जो आते हैं, that money is also a problem. Where is the money coming from? बिल्कुल गरीब तो लोग बहुत जरूर हैं, but to have guns of that quality, that is a question mark. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक AK-47 इस वक्त कम से कम भी पाकिस्तान में तो अगर अच्छी क्लास के AK-47 जो रशियन सबसे महंगा है, फिर चाइनीज है, और फिर पाकिस्तान जो बनाता है, तो वो कम से कम भी मिलियन के आसपास पाकिस्तानी रुपयों में आते हैं। तो इंडिया के 3 लाख रुपए तो बने ही बने, अच्छे खासे पैसे होते हैं। अच्छा सर, मणिपुर से थोड़ा सा जाएंगे यूक्रेन रशिया की तरफ की। अभी उनको F-16 की कमिटमेंट की गई और बल्कि अप्रूवल दी गई कि उनको F-16 मिलेंगे। इससे इस जंग में मजीद तेजी आएगी और रशिया मजीद बैकफुट पे जाएगा या क्या होगा? और ये भी साथ कंडीशन है कि वो सिर्फ उस प्रेमिसेस में यूज होंगे जहां पे रशिया उन्होंने कब्जा किया हुआ है यूक्रेन के लैंड को। देखिए, इस जंग में जो बाइडेन ने एक रेस्ट्रिक्शन ये डाली थी यूक्रेन पर कि आप रशिया को अटैक नहीं करेंगे। ओके, रशियंस को अटैक करेंगे जो यूक्रेन में है, मतलब जो भी फौजी आ रहा है उससे अटैक करें, बट यू विल नॉट अटैक कंट्री के ऊपर नहीं करेंगे। हाँ, तो बीच में ऐसे 2-3 चीजें हुई। एक बहुत ही फेमस रशियन इंटेलेक्चुअल की बेटी को बम अटैक में मारा गया था, याद है। फिर उसके बाद एक आध ब्रिज उड़ा दिया गया जो क्राइमिया एरिया। सो द अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद दैट। दे थिंक वी विल नॉट गिव यू लॉन्ग रेंज वेपन्स, अगर आपको क्रूज मिसाइल देंगे तो आप मॉस्को पे मार दोगे। तो दे आर अफ्रेड कि इट विल एस्केलेट एंड दैट माइट प्रॉम्प्ट सोवियत रशिया टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। ये डर है उनको, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना कर। लेकिन दबाव इतना प्रेशर है फ्रॉम द पब्लिक, खासतौर से यूरोप से, तो इन्होंने इन ए वेरी स्लो वे G7 की मीटिंग के वक्त ये डिसीजन लिया कि वी विल ट्रेन यूक्रेनियन पायलट्स। देखिए, ये सारे लफड़ों में ना दूसरे कंट्रीज भी अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बल्गेरिया के पास कुछ 40 बेकार से पुराने 1960s 1970s के रशिया के हवाई जहाज पड़े हुए, जो MiG-20, आई डोंट नो व्हाट दे आर। तो वो बल्गेरिया इज ट्राइंग टू गिव देम टू यूक्रेन, बट ये शर्त पे कि अमेरिका उसको F-16 दे दे। तो अपना काम सही करना है। अपना, बिल्कुल। वो वो कहते हैं ना कि अपनी रोटी, क्या कहते हैं वो, अपनी थाली में गरम है अपनी रोटी सेकना। हाँ, वो कर देंगे। सो देयर आर मेनी कंट्रीज लाइक दैट, जिसमें पोलैंड भी है। So they are saying that we will give our F-16. So America is not promising F-16s to thing. They are saying that मतलब America has given permission कि आप पहले उनके पायलट्स को ट्रेन करें to fly F-16. They are trained to fly Soviet aircraft. Okay. Let's say कि वो 6 हफ्ते 2 महीने तक वो हो जाता है। उसके बाद अगर कोई इंग्लैंड देना चाहे या तो then they can give it. Okay. बट पिछले 1 साल में यूरोप का जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत गिर गया है, और एक्सपोज भी सर बहुत हुआ है। वैसे तोपों का याद है, टैंकर, ब्रिटिश टैंक्स, तो वो तो चलते भी नहीं है, फायर भी नहीं करते, क्या करेंगे?
तो इतना धूम हुई थी कि दे विल गिव टैंक्स टू, अमेरिका ने भी कहा ठीक है हम टैंक्स हाँ देंगे, वो बनाना शुरू करें, तो वो कब बनेंगे कब देंगे वो, सो वी विल सी। लेकिन इमेजिन करें कि F-16 देते हैं इनको 10-12 और वो अटैक कर देते हैं मॉस्को पर, तो व्हाट यस इज रशिया गोइंग टू डू, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल रशिया इज टू बिग टू लूज। देखिए दैट इज द हम्म होल थिंग। इट इज लाइक सेइंग कि आपकी मेरी लड़ाई हो रही है, मेरे बाएं हाथ में पिस्तौल है और यस मैं आपसे राइट हैंड से लड़ रहा हूं, और आप पंचेस मारे जा रहे हैं, एट सम पॉइंट आई माइट शूट यू ना, एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिल्कुल राइट? मैं कब बिल्कुल तक सही पंचेस खाते रहूंगा? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पास बिल्कुल सही गन कह है और रहे आपके पास नहीं है, राइट? हैं यस So यस at यस some point, will Russia lose to Ukraine, lose Crimea, lose Donbass, and not use nuclear weapons? It is difficult to imagine. Unless कोई पुतिन को assassinate कर दे, then it's a different thing. जंग खत्म हो जाएगी। ओके राइट 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 ठीक है सर लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जंग जो है खत्म होने का तो फिलहाल नाम नहीं ले रही लेकिन बड़ी इस साल नहीं होगा, इस साल नहीं होगा। खतरनाक सूरत हाल की तरफ चल रही है इसका ये मतलब हुआ सर G7 आखिरी में एक बात, सर प्लीज जो डिस्कशंस के बारे में डिटेल्स नहीं आए, बट दे वर आल्सो टॉकिंग ऑफ सम काइंड ऑफ अ सीज फायर, राइट? जो यस चाइना का पीस प्लान था, बिल्कुल तो हो बिल्कुल सकता है कि यस F-16 आने से पहले कुछ किस्म से सीज फायर हो जाए। दैट इज वन अगर होप हो जाता है तो सम सर पीपल, सम बहुत ही पीपल अच्छा होगा लेकिन अगर हो गया क्योंकि मैं अक्सर ये बात करता हूं कि चले रशिया और यूक्रेन या यूरोप या अमेरिका को तो नुकसान हुआ होगा लेकिन हमारे जैसे जो कमजोर कंट्रीज हैं उनको सबसे ज्यादा यानी हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी इतनी मतलब इन्फ्लेशन और उसकी वजह से हुई है खाने पीने की चीजें वहां से आती थी रशिया यूक्रेन से आती थी जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस जो है ना वो स्काई रॉकेटिंग जिसको कहते हैं वो आपने हुआ देखा होगा कि दो मुल्क ग्रीस और हंगरी ने कुछ ब्लॉक किया हुआ है द नेक्स्ट सेट ऑफ EU एड। तो उसको अगर आप अनपैक करके देखें, जी यूक्रेन बुली कर रहा है वेस्टर्न मुल्कों को, ओके यस यू नो, सही और झूठे बातें भी कर रहा है। सो व्हाट यूक्रेन हैज डन कि उसने एक लिस्ट ऑफ कंपनीज दी हैं जिस पे सैंक्शंस डिमांड कर रहा है यूक्रेन के यूरोप इन कंपनीज को सैंक्शन करे, जिसमें से ग्रीस के भी कंपनीज है। एंड ग्रीस हैज गॉट वेरी अपसेट सेइंग दिस कंपनीज आर नॉट डूइंग व्हाट यूक्रेन इज सेइंग। वो झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ओके तो इसलिए उसने एड रोक दी। बिल्कुल लाजमी बात है वो यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर्स हैं तो वो इसी तरीके की चीजें सर जी जी इनका भी दिमाग थोड़ा खराब हो चुका है, यूक्रेनियन लीडरशिप का। वो समझते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं वेस्ट के साथ। लाजमी बात है सर यूरोप उनको कभी वो जर्मनी में खड़े होते हैं कभी वो ब्रसल्स में खड़े होते हैं कभी वो रोम में खड़े होते हैं इटली के साथ देखिए प्राइम मिनिस्टर इंडिया में G20 मीटिंग यूक्रेन के मसले पर सड़ गई। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की या मीटिंग हुई थी, या दे कुड नॉट कम अप विद अ कॉमन स्टेटमेंट। बिल्कुल G7 तो पूरा का पूरा निछावर हो गया यूक्रेन के मसले पर। ऐसे दुनिया में और कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट अच्छा सर एक टर्की और फिर सऊदी अरेबिया छोटा सा कमेंट चाहूंगा तैयब एर्दोगान ने फिर इलेक्शन विन किया है कैसा देख रहे हैं बहुत ज्यादा होता है कि बड़े डिक्टेटर माइंडसेट के आदमी है तो टर्की को बड़ा नुकसान दिया ये वो वाकई ऐसा है फिर लोगों ने वोट क्यों किया उनको बिकॉज क्रेडिबिलिटी आदमी की ज्यादा है। तो देखिए जो ओके 20 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं वहां पर, ही जी इज एंटरिंग द थर्ड यस डेकेड ऑफ एर्दोगान। यस जो पहले 10 साल थे टर्की के, बहुत जबरदस्त थे। फाइन तो टर्की की GDP ट्रिपल हो गई थी 10 साल के अंदर। जबरदस्त जबरदस्त सोचिए आप, अगर पाकिस्तान अब 350 है ना बिलियन डॉलर, तो सोचिए आप 1000 के यानी 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा सोचिए आप कितना बदल जाएगा मुल्क, बहुत राइट? बड़ी बात है बहुत बड़ी सो बात दैट इज व्हाट हैड हैपेंड। दूसरी चीज ये है कि उन दौरान एर्दोगान वाज ट्राइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यस इसलिए वो he became Turkey became more democratic in order to join EU under Erdogan. तीसरी चीज अर्दोगान ने की कि फौज को जो इमरान खान जो पाकिस्तानी फौज के साथ करना चाह रहे हैं वो अर्दोगान ने कर दिया। बेसिकली उसने कहा तुम कुत्ते हो, तुम जाओ अपने हिफाजत करो बॉर्डर की, और जब मैं सीटी मारूंगा जब आओगे, जब तक नहीं आना। तो ही डिसिप्लिन द मिलिट्री, कू खत्म हो गया मिलिट्री टर्की, राइट? सो he did a lot of good things in the first 10 years. फिर उसके बाद से ना then थोड़ा I don't know how to explain ego ये वो personal
चीजें आ गई, या बिकम मोर अथॉरिटेरियन। अब बहुत सारे प्रिजनर्स जेल में हैं, हाँ कई हजार प्रोफेसर्स को नौकरियों से निकाल दिया गया। सो सडनली एक किस्म से एकेडेमिया टर्की बहुत ही सर, बेकार हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक स्कूल हुआ करता था, टर्किश पाक टर्की, बड़ा वो अच्छा गुलेन स्कूल हुआ करता था। वो गुलेन स्कूल थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने 2 दफा उसको विजिट किया था। उसको यानी बड़ी अच्छी बिल्डिंग और बहुत अच्छी स्टडीज होती थी उसकी यहाँ पे, क्योंकि कुछ जानने वालों के बच्चे पढ़ते थे। तो उसको बंद कर दिया गया और वो कहा गया कि भाई तैयब उर्दवान का इतना प्रेशर है कि वो हमें मजबूरन बंद करना पड़ा। हाँ, पूरे पाकिस्तान में उनके कैंपसेस थे, they क्वेटा, did it पेशावर, इस्लामाबाद। सारी मुस्लिम वर्ल्ड में दे did it। कजाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज थे जो सीज कर लिए गए, सेंट्रल एशिया में कई गुलेन की। बट गुलेन और ये गुलेन इज नॉट एग्जैक्टली इनोसेंट पार्टी इन दिस। मतलब गुलेन ने बहुत फायदे उठाए ओके पाकिस्तान की। मैं गुलेन की एक इदारे में गया था कोनिया में, ओके तो वो इंडस्ट्रियल एरिया था बहुत ही। मतलब वो मुझे ले जा रहा था, मेयर कोनिया का मेयर वाज ड्राइविंग मी एंड ही वाज सेइंग देखो ये है फैक्ट्रीज हैं, ये है। सडनली बूम, उसके बीच में गुलेन का एक सेंटर था। तो मैंने उससे मजाक से पूछा कि भाई ये तो सोशल सर्विसेज का है, तो ये इंडस्ट्रियल पार्क में ये कहाँ से आ गया? तो ही सेड आई विल कोट आवर प्रेसिडेंट टू यू। और फिर उन्होंने कहा वी हैव नेवर सेड नो टू देम। हमने उनको कभी ना नहीं कहा, जो मांगा गुलेन उसको वो मिलता था। फिर बाद में उन्होंने वो कू वो करके उसके खिलाफ they were part of the coup to replace him 2015 में जो। जी जी बिल्कुल, जुलाई में। हाँ, फिर उसके बाद से तो वो तो बदल गया ना कि उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके उनकी एसेट सीज कर लिए। बहुत पैसा था उनके पास एंड सो बेसिकली ही सीज। देखिए ये जो मजहबी इदारे हैं इंडिया, पाकिस्तान, ईरान वगैरह, इनका ताल्लुक बाजार से होता है। बाजारी कहते हैं इनको। पर तो इनको जो स्मॉल बिजनेसेस नहीं होते, जो जूते दुकान, इनफॉर्मल स्लाइटली, मतलब वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट कॉर्पोरेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं। हाँ, ये पैसे देते हैं रिलीजियस ग्रुप्स को। बिल्कुल राइट, बिल्कुल पाकिस्तान में भी वही होगा। तो टर्की में भी वही था। गुलेन ऐसे ही लोगों से बहुत पैसे लेके बहुत रिच हो गया था। इट वाज मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी ऑल ओवर यूरोप। मतलब पूरे जो गुलेन के इदारे हैं यहाँ पर भी है, अमेरिका। हाँ, तो यहाँ पे मेरे उनके साथ एक दो झगड़े भी हो चुके हैं। वो बड़े अपसेट हो गए थे मेरे पब्लिक स्टेटमेंट्स जो मैं उस जमाने में दिया था। तो टर्की में पिछले 10 साल से थिंग्स हैव बिकम वेरी बैड। एकेडेमिया हैज डिक्लाइंड, सिविल सोसाइटी में डिक्लाइन हो चुका, इकोनॉमी बहुत ज्यादा कोलैप्स की है। टर्की की इकोनॉमी अभी भी रेजिलिएंट है, लेकिन इन्फ्लेशन 40-45% है, आपसे भी ज्यादा है वहां पर। और उनकी भी करेंसी की वैल्यू बहुत गिर गई। आप तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन 2010 में $1 में 2 लीरा आते थे, अब 20 हो गए। ओके, तो समझिए आप 1/10 हो गई है, 1/10 डाउन हुई है। बिल्कुल, सो इट्स अ वेरी हार्मफुल थिंग एंड वी शैल सी के। हाँ, लेकिन इंटरनेशनली देखें पिछले 2-3 साल में टर्की हैज हैड सम वेरी पॉजिटिव सक्सेस। ये जो ग्लोबल साउथ को जो वीट वगैरह आ रहा है यूक्रेन से, इसकी नेगोशिएशंस और डील टर्की ने करवाई थी। और तो द ओनली पीस एग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, पीस कहिए, कोऑपरेशन कहिए, व्हाटएवर, वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय अर्दोगन और नोबडी एल्स। और कोई दूसरा एग्रीमेंट नहीं हुआ। यूएन हैज नॉट अचीव दैट जो अर्दोगन ने करवाया। दूसरी चीज है कि यूरोप, सेंट्रल एशिया में 2 जो बड़े जंग हुए हैं, एक आर्मीनिया और अजरबैजान, और रशिया और यूक्रेन। इसमें टर्की के जो ड्रोन्स है, दे हैव प्लेड अ ह्यूज रोल। अजरबैजान ने वो जंग सिर्फ ड्रोन्स की वजह से जीती है आर्मीनिया से। उसमें इजरायली ड्रोन्स भी थे, बट मोस्ट ऑफ द रोल वाज प्लेड बाय टर्किश ड्रोन्स। और कीव को प्रोटेक्ट करने में, खासतौर से जंग की शुरुआत में भी, टर्किश ड्रोन्स हैव प्लेड ए बिगर role or maybe they are playing a big role in that Ukrainian war. So Turkey has had a global impact. It's not an ordinary country. G20 का member है, बिल्कुल, टॉप 20 में आती है उसकी इकोनॉमी। SCO का मेंबर बन रहा है, ब्रिक्स का मेंबर है टर्की।
एंड नेटो का भी मेंबर है। यस सर, लास्ट में सऊदी अरेबिया जो कोशिश कर रहा है कि चाइनीज ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने का इरादा किए हुए, उस पर शॉर्ट सा कमेंट चाहेंगे कि अभी रिसेंटली चाइना ने ही ईरान और सऊदी अरेबिया का वो चीज़ जो बहुत अरसे से, शायद 7-8 सालों से एक दूसरे का एम्बेसीज नहीं थी, ताल्लुकात ख़राब थे, ये वजह है या क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अमेरिका से दूरी तो इख्तियार की है सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा, जो पहले शायद नहीं नजर आती थी इस तरह से। आपने कभी वीडियोस वगैरह में देखा होगा हॉलीवुड जी, के लोग क्लब्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्लब बिल्कुल के बाहर लंबी लाइन रहे हैं, तो आप जाके 50 का डॉलर नोट बताते हैं तो वो बाउंसर आपको अलाउ कर देते हैं। फौरन कर देते राइट, तो हैं। यस। सऊदी अरेबिया इज आल्सो डूइंग दैट। ओके। अरे भाई, कब तक मैं ब्रिक्स में, दे हैव अप्लाइड टू जॉइन ब्रिक्स, या द मेन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से वो अपने एप्लीकेशन एक्सपीडाइट करने के लिए वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स स्पीडी बैंक, प्रोसेस। हाँ मैं पैसे देता हूँ बैंक क्योंकि ओके। गोल ये है कि जो ब्रिक्स का बैंक होगा, इट विल लॉन्च ए ब्रिक्स करेंसी। या तो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ है। या तो ये पहले से पैसे दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये लोग पैसे जल्दी करो, एप्लीकेशन एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू यूज देयर इकोनॉमिक ठीक वेल्थ। ठीक ठीक। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इंडिया की पॉलिसी है ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सब सब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में आ गए हैं। फ्रांस भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा या था। दे एक्चुअली यूज द वर्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी। व्हेन दे वेंट टू बीजिंग, जब मैक्रोन गए थे, बेसिकली सेइंग कि अमेरिका को चाहे तो लड़ ले चाइना से, हम नहीं लड़ेंगे यूरोप। क्योंकि मैक्रोन अकेले नहीं गए थे, वो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को भी साथ लेके बिल्कुल गए। सही, बिल्कुल। तो सऊदी अरेबिया इज आल्सो डूइंग बोथ। मतलब सऊदी अरेबिया इज ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट, लेकिन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी नहीं हो रहा है वो। सो फॉर एग्जांपल, अभी जो जेलेंस्की की ट्रिप हुई सऊदी अरेबिया, बिल्कुल it is going to upset Russia and China, but it makes America happy. तो या वो पूरी तरह से भी अमेरिका को अबैंडन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन अमेरिकन बिल्कुल वेपन। यूएस है, बिल्कुल वो यूएस है। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बाय वेपन्स फ्रॉम फ्रांस एंड अदर्स, बट स्टिल इट इज अ वेस्टर्न बेस्ड डिफेंस। यस। रशिया के हथियार वगैरह नहीं है उनके पास, दे आर नॉट into the Russian weapon system या Chinese weapon system, they are ठीक। into American weapon systems। और वो बड़ी लेजी कौम है, आई एम सॉरी टू से। तो मैं एक कर्नल को बुलाता हूँ, रिटायर्ड कर्नल को, हर समर मेरे पास आके वो लेक्चर देते हैं। तो वो सऊदी अरेबिया में पेट्रियट मिसाइल्स को वो चलाते हैं। ओके। एंड ही सेज, मैं बोला तुम बेच तो दिए हो, तो तुम वहां जा। ही सेड यार मैंने गया तो वो यूज कर लेते हैं। अपेरेंटली वो जो खिलौने के ड्रोन्स नहीं आते, जी जी $400-300 में मिल जाते हैं जी जी। अमेजोन बिल्कुल या ऑर्डर का। तो बिल्कुल। यमनी वो खिलौने के ड्रोन्स यस सर। दे वर फ्लाइंग इनटू बिल्कुल सऊदी अरेबिया, और ये उसके खिलाफ ये पेट्रियट मिसाइल फायर कर रहे हैं। $5 मिलियन, $10 मिलियन की मिसाइल टू हिट $300। ही सेज दे डोंट स्पेंड देयर टाइम, दे डोंट मास्टर द टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे रिटायर्ड अमेरिकन जो फौजी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं सऊदी। देयर आर मेनी रिटायर्ड यूएस मिलिट्री पीपल मेंटेनिंग ऑल दिस काइंड ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी चीज़ें वगैरह। तो यू कैन बिकम अ पावर लाइक दिस। मर्सिनरीज को लेकर, दे आर लाइक मर्सिनरीज ना, एग्जैक्टली। मर्सिनरीज ही है, मतलब दे आर नॉट ऑफिशियल यूएस पीपल देयर। सर ये जो आप जिन कर्नल साहब की बात करें, एक ब्रिगेडियर साहब ने मुझे बताया यहाँ पाकिस्तान के, एक दफ़ा कि हम लोग वहाँ पे होते थे तो कुछ शायद ट्रेनिंग थी या क्या था, तो कहते हैं कि उस अरब जो वो फोर्सेस का आदमी था, उसको कहा कि भाई आओ और जो जो भी एक्सरसाइज वगैरह वो करो। कहते यार हमने तुम लोगों को किस लिए रखा हो कि मैंने ये सारा कुछ करना। बिल्डिंग भी कहते मैंने कि यार, कहते कि भाई हम आपको पैसे इसीलिए देते कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कहते हमने लड़ना वड़ना कोई नहीं है। कहते वो बाहर ही नहीं निकलता था अपने एसी वाले रूम से। तो सर जब ये वाली मतलब वो होगी तो चले, अच्छा पाकिस्तानियों के, इंडियंस के और अमेरिकन की नौकरियां अच्छी लगी हुई। मुझे हमारे कभी वो लगता है कि दे विल, जनरल मैं क्या नाम समझता है, हूँ जनरल शरीफ साहब हमारे वहां पे, वो जो जी हाँ, सोकाल्ड इस्लामिक फोर्स बनी थी, जी कहीं हाँ। पे नजर नहीं आती सर। लेकिन उनको पता नहीं कितने लाख डॉलर उनकी सैलरी है, उनके पास अपना जेट है, वो फिरते रहते हैं। अब तो पाकिस्तान में नहीं आते वो। मैं आपको एक बात राहल शरीफ बताता हूँ साहब, राहल शरीफ साहब। जो शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा। जी आपको पता है एक अरसे तक, मे बी टिल द 1990s तक,
Pakistanis had killed more Palestinians than Israelis. 1968 का वाक़या है, ज़ियाउल हक वाज़ देयर या इन रियाद। बिल्कुल तो 68 में जब अरफात ने जो बेसिकली अरफात ट्राइड टू इन्वेड अमान, या जॉर्डन पे कब्जा करने की कोशिश किया पीएलओ ने, तो जॉर्डन ने मदद मांगी, दोनों इजराइल से भी मांगी और सऊदी अरब से भी मांगी। तो इजरायली आर्मी वाज मूविंग इन टू बेसिकली अटैक, लेकिन इट वुड हैव बिकम ए बिगर इंटरनेशनल इश्यू। तो जियाउल हक जो रियाद में बेस थे, ही वेंट अक्रॉस और 3 दिन तक उसने जो पिटाई लगाई है बिल्कुल फलस्तीन की, यस सर तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है ये बात। सो सऊदी अरेबिया की मिलिट्री में पाकिस्तान का बहुत हाथ हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोटेक्शन। उसके बाद अमेरिकन्स टुक ओवर एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल 91 जो गल्फ वॉर है उसके बाद उन्होंने टेक ओवर किया। बिल्कुल सर, शो बहुत लंबा हो गया लेकिन क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी, वरना हालांकि मैं एक टॉपिक जो है मैं स्किप भी करना चाहता था, लेकिन खैर एनीवे बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का कि आपने शो ज्वाइन किया, और जितने हमारे 5 टॉपिक्स थे आज उस सबके ऊपर आपने बड़ी डिटेल में बात की। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट थैंक विद यू वेरी फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलें सर। थैंक यू सर।